Matters raised with permission. Dr. Aziz Madhavrao Gopchade. Need for legal recognition of electro-homeopathy medical system in the country. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर 1 second, you can see me in my chamber. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर 6,64,300 गांव हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:834 है। कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर चिकित्सक एवं ये अपनी देश की सेवा में लगे हैं। मैं जो आज बात इस पवित्र सभागृह में बोलने जा रहा हूं, वो हमारे सभी डॉक्टर्स, पैथी के सारे चिकित्सकों के लिए ये पसंद नहीं आएगी। हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हमारे चिकित्सक गांव-गांव में जाकर अपनी चिकित्सा सेवा गरीब जनता को दे, जिससे आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो जाए। इस मुद्दे को देखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश में सेवा देने वाले कुल मिलाकर लगभग 5 लाख भाई बहन, इसमें बहुतांश लोग छोटे छोटे गांव में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस चिकित्सा प्रणाली को कानूनी मान्यता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस विषय में संशोधन की आवश्यकता है। हम इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े वर्ग को शुद्धिक्रिया करने के लिए बेसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों का प्रशिक्षण देकर हम इन्हें 6 महीने या 1 साल का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करें। चाहे तो हम इन्हें आप डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्यराज न कहते हुए हम सभी को इनको आरोग्य सेवक कह सकते हैं। इनकी पूरे हिंदुस्तान में एक रजिस्टर सूची बनाएं, बोगस लोगों को चुनकर बाहर रखें। इनका देश भर में बोर्ड तथा काउंसिल का निर्माण करने के लिए इनको देश के स्वास्थ्य सेवा के मुख्य प्रवाह में लाए। इससे पुलिस प्रशासन की उनको तकलीफ न हो। इनका आत्मविश्वास बढ़ाकर प्राथमिक चिकित्सा गांव-गांव में देकर इनका मनोबल बढ़ाए। 2017 से आईडीसी में इस विषय का प्रपोजल मंगवाया था। आईडीसी चेयरमैन डॉक्टर वीएम कटोच की समिति इस पर अध्ययन कर रही है। जर्मनी में जीएचपी, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोपैथी के 38 मेडिसिन है, जो स्पायरेरिक होम्योपैथी के नाम से है। डॉक्टर कटोच समिति का कहना है इनका कोई स्वतंत्र फार्माकोपिया नहीं है। इस पार्श्वभूमि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होलिस्टिक इंडिया का सपना साकार करने के लिए अगर हम इस दुर्लक्षित तथा वर्ग को कई सालों से पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी भाई बहनों को स्वास्थ्य सेवा के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, तो इसका स्वास्थ्य सेवा में गांव-गांव तक, जन जन तक प्राथमिक सेवा देने का एक अच्छा प्रयत्न शुरू हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के कई हेल्थ यूनिवर्सिटी है, इनके लिए कोई पाठ्यक्रम जैसे बीएससी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे कोर्सेज चालू करके भी इस विषय में अच्छा विकल्प। थैंक यू श्री। 1 second. Please take your seat, leader of the opposition. Please take your seat. Yes, sir. What do you wish to say, sir? Sir, I want to say, sir. Yesterday only we raised this issue, sir, and it is a very important issue, sir, not only concerned to a particular sir, what is the individual. point you are making? No, this forgot. You want to discuss it? Yes. Discuss, and who is behind this, and how only 100 sir, grams. Nothing else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. Shri, nothing going on record. Shri Kartikeya Sharma demand to establish defense maintenance, repair and overhaul hub in Ambala. Sir, this is a request for establishing defense maintenance, repair and overhaul MRO hub in Ambala. आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय से पेंडिंग मांग को लेकर हाजिर हुआ हूं। You are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door.
dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing the situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. And let me tell you, honorable members, when the leader of the opposition raised his hand yesterday, I have to take note of it. Leader of the House and leader of the opposition are very, very significant. I sent a message to him. What is the issue you are seeking to raise? And the response which I get in writing, which will be laid on the table of the House today, and that was, I want to raise an issue of urgent public importance. Do I make anything out of it? Do I know the subject of it? Do I know the urgency of it? In the process, the leader of the opposition has an idea of the chair, that the chair is a rubber stamp or just a post office, get a communication and give the floor. When I give floor to someone here that is watched by more than 1.4 billion people, it is embedded in the history. I do not know how I will be able to respond to my conscience. Individually, all members are so talented. Sir, you walked out and you came. In the process, you hurt more than 1 billion people. In the process, you set aflame democratic traditions. By walking out, the insult to the chair, did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I'm so sorry, Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. Sir, I come from Haryana, so I would like to resonate the sense of the House that you have just said, that we are all members of this House standing with our brave girl. Yes, sir, I am leader of the House, on the contemporary scenario, please. जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और
संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है वह सच में निंदनीय है। इट इज़ कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat? मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा
अखबार के माध्यम के द्वारा एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी ऑफ इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। आज अंबाला और उसके आसपास के लोगों का लंबे समय से एक पेंडिंग मांग को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहां के युवा, वहां के व्यापारी, माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ हैं, 0 आवर है, 0 आवर के सब्जेक्ट पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो मैं सुन सकता हूं, बाकी कोई और नहीं। प्लीज आप बोले। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहां के युवा, वहां के व्यापारी, कई विभिन्न संघों की ये डिमांड रही है कि अंबाला को एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। बुनियादी ढांचे की कमी, कमज़ोर पब्लिक सर्विसेज और सीमित आर्थिक अवसरों के कारण अंबाला ने विकास की कोई गति नहीं पकड़ी है। अंबाला का एक अपना महत्व है, एक ऐतिहासिक शहर है। 1857 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक अंबाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी विकास हुआ है, लेकिन रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी ऐसी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान केंद्रित रहा है। अब समय है कि इसका औद्योगिक विकास भी क्षेत्र का हो सके। इसके लिए मैं एक डिमांड रखना चाहता हूं कि जो MRO है, जिसको मैं आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि अंबाला में एक डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल MRO हब की स्थापना का मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से। अंबाला की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इस डिफेंस MRO बनाने के लिए सबसे अच्छा स्थान बनने के लिए हर एक दृष्टिकोण से पहुंचता है, क्योंकि उसकी एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, उसका जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। चाहे मैं NH1 की बात करूं, चाहे मैं बात करूं NH22 अंबाला कालका शिमला हाईवे है, ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी लोकेशन बनाता है कि एक MRO के लिए बहुत ही आवश्यक है और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पूरे वेस्टर्न कमांड के लिए और वेस्टर्न एरिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी 40 किलोमीटर दूर है। और मैं सदन को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अंबाला के अंदर बहुत ही जल्द सिविल एविएशन एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है। तो ये एक आखिरी कड़ी थी जो भी पूरी हो गई है। और मैं ये निवेदन इसलिए भी रखना चाहता हूँ क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं उसमें व्यवसाय के लिए, नौकरियों के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक प्रोजेक्ट है, जिसके लगने से पूरे क्षेत्र का विकास होएगा। और जो नौकरियों को लेकर जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं
जो वहाँ पे कमी रही है उसको भी विकसित होने का मौका मिलेगा। उसके साथ अन्य उद्योग, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे उद्योग जुड़े हुए हैं जो उस एमआरओ को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास स्थल सेना, एयरफोर्स के लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति बन सकती है, जिसका फ़ायदा पूरे के पूरे अम्बाला क्षेत्र को और पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन को मिलेगा। मैं आपसे के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एमआरओ ग्रांट किया जाए ताकि अम्बाला और अम्बाला के आसपास के क्षेत्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी। Honorable Sri Abdul Wahab demand to establish CGS wellness centers in the districts of Thrissur, Palakkad and Malappuram and implementation of super specialty hospitals under CGS in Kerala. Sir, thank you. I would like to draw the kind attention of the government towards pressing demand of the people of Kerala for setting up of CGH's wellness centers in my district, Malappuram, Thrissur and Palakkad. These districts are most densely populated area where number of central government offices are functioning. Thrissur is the cultural capital of Kerala state. CGHS eligible beneficiaries in these districts are not able to avail the facilities for want of CGHS centers and are wholly depending upon private hospitals. Number of former members of parliament and their dependent family members are also living in these district headquarters. Though it is a fact that requisite number of beneficiaries as per set norms may not be available in this area, but the eligible beneficiaries living and working in adjoining districts can also be considered to meet the requisite norms and conditions for the purpose of establishment wellness centers. CSMA rules 1944 are applicable only to serving central government employees. These rules are not applicable to pensioners. I think this very rule needs to be reviewed to consider the serving and pensioners at par for the purpose of treatment. Also, the FMA paid is not commensurate with the market charges levied by the hospitals and consultations. There is an urgent need to increase the FMA amount also. I would urge the government to set up CGHS centers in these districts, or the government should at least devise an appropriate mechanism to allow CGHS eligible beneficiaries to obtain treatment of the super specialty hospitals in these districts by empaneling them under the charge of nearby existing CGHS centers, wherever such centers cannot be established. This would also help them to a certain extent in order to depend upon for the treatment. Thank you. Thank you, Mani Abdul Wahab ji. Mani Sri Mukul Walkish Vasnik ji, demand for formulating public procurement policy in respect of SC/ST entrepreneurs. Thank you, Deputy Chairman, sir. The title of my submission needs a little correction. It's not for a new policy, rather implementation of the policy for procurement. Right. I read the title which has been mentioned here. You can correct. Thank you for giving me this opportunity for drawing the attention of the government towards one very important issue. The Government of India announced the public procurement policy for micro and small enterprises in 2012. This was notified under MSMED Act of 2006. The policy became operational from 1st April 2012 and its implementation became mandatory from 1st April 2015. Under the policy, central government ministries, departments and public sector undertakings are mandated to procure 25% of their annual value of goods and services from micro and small enterprises. This includes 4% of total procurement of goods and services from micro and small enterprises owned by the scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. It is now 9 years since the policy has become mandatory. And what is the status of its implementation? In 2018, the share of enterprises owned by SC/ST in the procurement of goods and services was 0.54%. This was against the mandatory requirement of 4%. In 2019, it was 0.53%. In 2020, it was 0.55%. In 2021, it was 0.79%. In 2022, it was 0.89%.
In 2023, it was 0.88%. The average comes to about 0.75%. Does this reflect any seriousness on the part of the authorities responsible for the implementation of this policy? Certainly not. How long will it take for us to reach 4% of procurement from SC/ST entrepreneurs if this is going to be the pace? The House is aware that since independence, though several measures have been taken up to ameliorate the conditions of SC/ST, we still have a long way to go. I therefore demand through you, sir, that the government at the highest level must intervene immediately and see that the policy for the economic empowerment of SC/ST is implemented in true letter and spirit. So far, the implementation of public procurement policy has been extremely dismal. Recognizing the right of the deprived sections, I urge the government to take corrective steps without... Thank you. Thank you, Vasnik ji. Mani Shri Mohammad Nadimul Haq need to strengthen the healthcare infrastructure across the country. Sir, thank you, sir. Sir, before I start my zero, I just want to say one line, sir. No, you have so to speak. One line. Not allowed, it will not go on the record. You have to speak on the subject only. Please. Sir, there's a need for developing a resilient healthcare system in the country. The Union Health Ministry reported that 143 people across India had succumbed to heat stroke this summer. Sir, based on confirmed data from states as of June 20th. However, sir, the number collected by the TOI from state governments indicate 209 confirmed heat-related deaths, in addition to 239 suspected deaths, totaling 448 confirmed and suspected fatalities this season. This alarming data underscores the urgent need for a resilient healthcare system. Sir, treatment costs of various diseases, including cancer, also pushes 6 crore Indians below the poverty line every year, sir. The financial measures must be taken, sir, including increasing the health budget and expanding health insurance coverage. Over here, sir, I must say that the GST on health insurance must be dropped. We appeal to the minister. Yes. Sir, innovative steps must be taken, therefore, by the government to increase health insurance coverage so as to ensure that households are not forced to spend from their savings, which is their hard-earned savings. One example of such a scheme implemented successfully is the Swasth Sathi scheme in Bengal, which gives insurance cover and is 100% funded by the state. So Bengal, led by Honorable CM Mamata Banerjee, has shown the way. The human government must follow that example. Sir, enforcing the health and safety regulations to protect workers from extreme heat and updating the building codes for climate resilience and continuous monitoring and evaluating the policy effectiveness are essential, sir. These comprehensive actions will ensure a resilient health system for safeguarding public health and current challenge, sir. Sir, my 267 notice has gone on Vinesh Phogat. Nothing is going on record, Mr. Nadimul Haq. Please take your seat. Dr. K. Lakshman. Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, for giving this opportunity. Concern over delay in refund of the investors of Pulse Agriculture Corporation Limited. Please. Thank you, sir, for giving this opportunity to raise the important issue pertaining to the 5 crore people of this country who have invested in a company called Pearls Agriculture Company Limited, which was established in the year 96. Jaipur, Rajasthan is the headquarters, sir. Wherein these poor investors, they have hard-earned money invested in the company, and the company has promised to give potential fertile farmlands or the income which they are going to be doubled. But even it comes to 58,000 crores the company has collected from these poor investors, wherein 5 crore people are invested. From Telangana itself, 30 lakh people have invested, sir. They are all poor and middle-class families, sir. When SEBI came to know this, it's found it as a fault, fraud,
and cheating the people. So they have stopped the transactions since 2014, sir. All the investors, they formed a welfare association, approached the court of law, and Supreme Court has given a judgment in the year 2016 to see that all the lands acquired by this company, so-called PSCL, and sell the land and be given to the investors who are invested in the company, sir. And even a committee headed by retired Justice by Mr. Lodha has been constituted to see that all these poor people get back the money. If necessary, all the lands of the company be sold and given to them. But unfortunately, though it has 8 years has been lapsed, sir, hardly 20 lakh people got the money back. It comes to only 4%, sir. Almost when it is 1,000 crores only. People have invested 58,000 crores, sir. So there may be some technical issues or lapses because these people are from rural background, farmers, or some of them illiterate. While applying through online, there may be some technical defects. In the name of that, these people are now being denied their due amount share, sir. I appeal through you, sir, to the government to intervene in this matter and see that the justice is done to this all the 5 crore people. Hardly 20 lakh people have got it. I also appeal to the committee through you, sir, to see that the matter is expedited and justice is done to them, sir. Thank you very much. Thank you. Manya Susri Dola Senji demand to address the problem of undernourishment in India. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to raise my zero-hour submission here. Sir, till date, हमारे विकसित भारत और अमृत काल के माहौल में 76% चिल्ड्रेन आर द विक्टिम्स ऑफ फूड पॉवर्टी. यूनिसेफ की रिसेंट डाटा के अनुसार 92 हंगरी देश के अंदर भारत 84th पोजीशन में है. सो अनफॉर्चुनेट सर. Very recently, United Nations Food and Agricultural Organization data revealed that India is the largest contributor to global undernutrition with approximately 194.4 million people, that is 14.37% of our population, lacking sufficient nutrition. Over half of Indian women are anemic. So saddening, sir. The major causes of undernourishment are lack of access to and unaffordability of nutritious foods. Unequal distribution of wealth and property plays a major role in creating their lack of access. The top 1% of the population controls over 40% of India's total wealth, sir. And on the other hand, the National Family Health Survey 5 reveals that 20% of children in India suffer from wasting, that is low weight from height, and 36% suffer from stunting, that is low height for age. Moreover, India accounts for 49% of global burden of wasting, highlighting a significant challenge in combating this from the acute malnutrition. This statistic shows an urgent need for comprehensive and effective measures to address and mitigate child nutrition across the country. We cannot address undernourishment without addressing rising food prices. Food inflation rose over 9% in June. This is mainly on the back of increase in price rise of vegetables, pulses and cereals. Urgent steps must be taken to address the problem. I urge upon the Minister and the Union Government to address these alarming trends by intensifying efforts to tackle malnutrition through targeted nutritional program and improving maternal health as well in the country, and allow the opposition also to discuss about Dinesh Phogat, as we have discussed on 20... No, nothing. You are misusing. No, it's not allowed. Please. It's not allowed. Nothing is going on record. आप जानते हैं जो सब्जेक्ट अप्रूव्ड है दोला जी वही बोला जा सकता है. आप अनुभवी हैं. Do not misuse the platform, please. Honorable Shri Naresh Bansal, demand to approve the plan for expansion of AIIMS Rishikesh in Uttarakhand, please. धन्यवाद उपसभापति जी. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मां गंगा के तट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से उत्तराखंड को मिला था. एम्स ऋषिकेश की नींव 2004 में 2 फरवरी को रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भविष्य में एम्स ऋषिकेश राज्यवासियों के लिए वरदान साबित होगा. आज ये सच हो रहा है.
एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहाँ ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। इसके 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2013 में आईपीडी और फिर 2 जून 2014 से सर्जरी शुरू होने से उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के भी एम्स ऋषिकेश पहुंचना शुरू कर दिया। विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रत्येक अवसर पर दृढ़ संकल्पित नजर आए। अपनी स्थापना के बाद से एम्स ऋषिकेश एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम में 1030 छात्र छात्राएं हैं। एम्स ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश में स्थित एम्स आज न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं मंडल, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण लोगों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यकता है एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की व यहाँ मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाने की, जिससे ये दबाव कम हो सके, सभी को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इसका विस्तारीकरण। धन्यवाद माननीय नरेश बंसल जी। माननीय श्री देवाशीष सामंत राय जी, डिमांड टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू आईटी कंपनीज फॉर द ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन ओडिशा। Thank you, sir. I'll start with the IT journey in Odisha. 20 years back, NIC was brought to Odisha by the then Honorable Shri Naveen Patnaik, my leader. And from there, the journey starts. Infrastructure to bring in IT companies was laid out. A master plan was made. Due to that master plan, I'm proud to say Bhubaneswar became the #1 smart city of our country. As we start this journey, Odisha emerging as the new IT hub of India. With a huge talent pool, favorable and hassle-free business environment, and political stability, Odisha is well poised to be sought-after IT destination in the country. This political stability was, of course, Naveen Babu's 24 years. This effort, where personal initiative was taken by our then Chief Minister to go to all the top IT companies in Bombay, in Bangalore, and Hyderabad. We got TCS, we got 2 campuses of Infosys, Wipro, Tech Mahindra. Now, as the Honorable Minister IT is from Odisha, who has been a bureaucrat also in our state, he understands. He was my collector in Cuttack. I urge through you, I request through you, sir, there's this strategic support that Odisha needs to not only become in Eastern India, the hub of Eastern India in IT, but also in India. If you see our talent pool from Odisha, there are lakhs in Bangalore, Hyderabad, Pune, Bombay, Calcutta. So we have the natural talent pool in our state. Therefore,
Lastly, I again request you humbly to our minister to give priority in the support to IT in Orissa. Thank you, sir. Thank you, Manya Devashish Rai ji. Manya Shri Babu Ram Nishad ji demand to construct a dam on Betwa River in Hamirpur district of Uttar Pradesh. Manya Babu Ram Nishad, not present. Manya Babu Ram Nishad. Manya Shri Satnam Singh Sandhu ji demand to ensure the conservation of wetlands in Punjab for preserving the overall ecosystem for migratory birds. माननीय सतनाम सिंह संधू जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आदरणीय उपसभापति जी, कुदरत ने हमारे देश को, भारत को बहुत सारी सौगातें दी हैं और बहुत सारे कुदरती सौगातों के साथ हमें नवाजा है। हमारे पास सबसे अच्छे पर्वत हैं, नदियां हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारा क्लाइमेट, हमारा टेम्परेचर, हर चीज़ बहुत ही कंड्यूसिव है और इसीलिए इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं पूरी दुनिया से भारत में प्रजनन के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं और वो लंबा समय वो इंडिया में, भारत में व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने कुदरत के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ रखी है, मुझे लगता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने भविष्य का ही नुकसान कर रहे हैं और हम एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगा आज इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो हर साल करोड़ों की तादाद में भारत में आते हैं और उनकी संख्या, पंजाब में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या कम होने लगी है। और उसकी वजह है कि हमारे पास 7 वेटलैंड्स हैं पंजाब में, जिसमें से 5 को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, वो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं। लेकिन बाकी में ये प्रोटेक्शन ना होने के कारण और पंजाब का जो पानी है वो इसकी बहुत बड़ी एक समस्या है कि पंजाब की नदियों का पानी जो है वो पोल्यूट हो चुका है और हमारे सतलुज नदी का एक बूढ़ा नाला जो है वो पोल्यूशन का एक कहर बरसा रहा है, वो मौत का सौदागर बन गया है। और लुधियाना के बूढ़ा नाला में डाइंग इंडस्ट्री का और डेयरी का बहुत बड़ा पोल्यूशन सीधे ही नदी में जा रहा है और वो पूरे पंजाब से होता हुआ हरियाणा और राजस्थान की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसानों पे तो पड़ रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल बर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, उनकी आने की गिनती बहुत कम हो रही है। मैं सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी के 75वें अमृतवाह उत्सव पर हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने का बहुत बड़ा एक देश को तोहफा दिया, जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में 75 जो पॉन्ड्स हैं हमारे, वो बनाए जा रहे हैं, अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और उसकी वजह भी बहुत बड़ी है कि जिसकी वजह से हमारे जो बर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको यहाँ पे खाना मिलेगा, उनको यहाँ पे प्रजनन के लिए समय मिलेगा। और मैं सरकार से ये भी निवेदन करूँगा कि गाँव के पॉन्ड्स को, जो छप्पड़ है हमारे गाँव के, उनको बचाने के लिए प्रयास किए जाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करके इलीगल वहाँ पे कब्जे। धन्यवाद माननीय सतनाम सिंह संधू जी। ऑनरेबल श्री संतोष कुमार पी, कंसर्न ओवर MOU signed between Indian Council of Agriculture Research and MNCs. Thank you, sir. Sir, this ICAR, Indian Council for Agriculture Research, is one of the prestigious institutions in our country with an impressive track record of more than 125 years. And sir, this ICR had contributed tremendously in bringing green revolution a reality and in ensuring food security of our country. And ICR should play a more important role in the coming days also, because we have a huge population, around 54%, which is depending on agriculture. And agriculture is the most important provider of employment in this country. And we all know that our farmers are in distress. Every day, on an average, 30 Kisans are compelled to commit suicide in our country. That is so unfortunate.
Sir, this is to express my serious concern on certain MOUs signed between ICAR and some notorious multinational companies. And why I call them these companies notorious? One is Bayer, the other one is Syngenta, and the third one is Daniga Agritech. ICAR is having a very good network. More than 700 KVKs are connected to it. So why ICAR, which is funded by our people, is a public institution, should enter into an agreement with MOUs with these notorious institutions? These companies' track record are very bad, and they always stand for profit only, and they never care for people and planet. So, for example, Daniga, this Daniga Infotech Agritech is supposed to provide natural farming with the farmers. But the company is ill-famous for toxic chemicals. This is the paradox. And Bayer, another company, its deadly poisons have violated basic human rights and rights of people across the world. So I take this opportunity to demand the immediate withdrawal of these MOUs signed with the multinational companies. Thank you, sir. Thank you, Mani Santosh Kumar ji. Mani Dr. Lakshmikant Bajpayee demand to start a super-fast Vande Bharat train from Meerut city to Banaras. माननीय सभापति जी, उपसभापति जी, मेरठ शहर स्टेशन से वाराणसी के लिए वाया इलाहाबाद एक ट्रेन चलाने की मांग लंबे समय से मेरे द्वारा की जा रही है। और कारण उसका ये है कि इलाहाबाद जहां हमारा धार्मिक क्षेत्र है वहां हमारा उच्च न्यायालय भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रेन से जाने में और विवादकारियों के हित में भी आवश्यक है। वाराणसी भी हमारा एक तीर्थ स्थल है। तो मैं बार बार इस बात का आग्रह कर रहा हूं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज तो माननीय रेल मंत्री जी भी इस वक्त सदन में उपस्थित हैं। मेरठ से वाया इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद, वाराणसी के लिए सुपरफास्ट या वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, ये मेरा विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक के तनखा जी, ऑनरेबल श्री विवेक के तनखा, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री HD देवगौड़ा जी, ऑनरेबल श्री HD देवगौड़ा जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री जोस के मनी जी, सॉरी, यस, माननीय श्री जोस के मनी डिमांड टू टैकल द इंक्रीजिंग menace of drug abuse in the country, please. Thank you, sir. So I want to address a very serious issue which we have talked about for a long time, but we are not able to contain the issue, that is the drug abuse, sir. The drug abuse is not confined to any part of the country, but it affects cities, towns, and villages alike. According to the data from National Crime Records Bureau, the cases registered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 have gone up almost 204% from 25,785 in 2011 to 78,331 in 2021. Even more tragically, India recorded as many as 10,560 suicides from drug and alcohol addiction, which is about 189% higher than what is reported in 2011. Shocking. The number was not just statistics, but this is the harsh reality we are facing. We need to act urgently. Prevention starts with education. We need to invest in robust programs that educate our youth about the danger of drug abuse. Thank you. Thank you, Joseph Manaji. Time is over. Question hour. Thank you. Thank you. Question number